नमस्कार साथियों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं SRG यूट्यूब चैनल एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे वेद प्रकाश सर जो हैं, जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत हम आपको भूगोल की सीरीज़ प्रोवाइड कराएंगे। जो सीरीज़ आपको रेगुलर प्रोवाइड होगी, जो आपके आगे आने वाले समय में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश पुलिस जो 17-18 को सुनने में आया है ऑफिशियल न्यूज़ में, जो पेपर होने को है, उसमें काफ़ी सहायक होगी आपकी ये सीरीज़, जो भूगोल की जो हम रेगुलर सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो साथियों, बने रहें हमारे साथ SRG यूट्यूब चैनल के साथ और चैनल से जुड़े रहें। हम स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल सीरीज। देखिए साथियों, स्टार्ट किया। पहला क्वेश्चन इसमें दिख रहा है, किस ग्रह को आकाशगंगा सदृश ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को आकाशगंगा सदृश ग्रह कहते हैं? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, शनि, बृहस्पति, मंगल, अरुण। शनि, बृहस्पति, मंगल, अरुण। आपको बताना आकाशगंगा सदृश ग्रह किसको कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई शनि। करेक्ट आंसर होगा शनि ग्रह। शनि ग्रह को हम आकाशगंगा सदृश ग्रह कहते हैं। अब इसकी थोड़ी विशेष जानकारी हम बता दे रहे हैं। जैसे बृहस्पति ग्रह जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इस ग्रह को और किस किस नाम से जानते हैं? बृहस्पति ग्रह। इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हम जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दें सभी लोग। इसको हम कहते हैं तारा सदृश ग्रह। इस बृहस्पति ग्रह को कहते हैं तारा सदृश ग्रह। तारा सदृश ग्रह कहते हैं बृहस्पति ग्रह को, और इसी ग्रह को कहते हैं मैटर ऑफ गॉड। इस बृहस्पति ग्रह को ही कहते हैं साथियों मैटर ऑफ गॉड। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताएं मैटर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहते हैं, तो आप बताएंगे सदृश मैटर ऑफ गॉड कहते हैं बृहस्पति ग्रह को। और इसी ग्रह को हम भाई द ग्रेट रेड स्पॉट भी कहते हैं। इसी ग्रह को हम द ग्रेट रेड स्पॉट भी कहते हैं। द ग्रेट रेड स्पॉट भी कहते हैं इसको। और बृहस्पति ग्रह आप लोगों को मालूम होगा भाई, आकार की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसी को कहते हैं सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति ग्रह को। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी मंगल ग्रह, आप लोग जानते होंगे मंगल ग्रह के उपग्रह डीमोस और फोमोस है, जिसमें सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी है। अरुण ग्रह के बारे में अगर जानकारी देखी जाए तो इस ग्रह को हम हरा ग्रह भी कह सकते हैं, जैसे अपना पृथ्वी है जिसको हम नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे जानकारी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जिसको नोट डाउन करना नोट कर लें। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए साथियों, बढ़िया क्वेश्चन है ये। प्रीवियस ईयर या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज पूछे हुए क्वेश्चन ही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और इनकी डिस्क्रिप्टिव जानकारी आपके पेपर के लिए बहुत खास होगी। सेरॉन, निक्स और हाइड्रा, ये थोड़ा मिसिंग है, हाइड्रा है। सेरॉन, निक्स और हाइड्रा किसके उपग्रह हैं? इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसमें हम देखें ऑप्शन दिए गए मंगल, बृहस्पति, यम और शनि। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा भाई, यम को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, तो इसलिए क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो इस सवाल का आंसर होगा यम। यम के उपग्रह सेरॉन, निक्स और हाइड्रा। यम को आप सभी लोग जानते होंगे। यम को सन 2006 में चेक गणराज्य सम्मेलन में, चेक गणराज्य सम्मेलन में इसको बाहर कर दिया गया ग्रहों की श्रेणी से। क्यों बाहर कर दिया गया? क्योंकि ये भाई किसी न किसी ग्रह की कक्षा काट देता था, और ये ग्रहों की परिभाषा को मूल रूप से फॉलो नहीं कर रहा था। इसलिए सन 2006 में चेक गणराज्य सम्मेलन में इस ग्रह को बाहर कर दिया गया, यम को। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, बहुत ही यूनिक सवाल है जो हाल ही में परीक्षा में देखा गया है। सूर्य से क्वेश्चन काफ़ी पुटअप किए जाते हैं। ये थोड़ा यूनिक सवाल हमें लगा, क्योंकि इससे पहले ये पुटअप नहीं हुआ, 1-2 एग्जाम में आया है खाली। तो देखते हैं भाई, सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी से टकराकर वापस लौट जाता है उसको क्या कहते हैं?
बताएं, जिसको पता हो वो बताएं। क्या कहते हैं उसको? क्रीट कहते हैं, क्रोड कहते हैं, एपेक्स कहते हैं या एल्बिडो कहते हैं। सूर्य का वह प्रकाश जो पृथ्वी से टकरा के तात्पर्य है पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर वो वापस हो जाता है, उसको कहते हैं साथियों एल्बिडो। यानी कि सूर्य का वह प्रकाश जो पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर वापस हो जाता है उसको कहते हैं एल्बिडो। हम थोड़ी चर्चा करेंगे सूर्य पे। आपको पता होगा सूर्य का वह भाग जो हमको मतलब सूर्य का सबसे बाहरी भाग उसको कहते हैं क्रीट, इसको कहते हैं बाहरी भाग। बाहरी भाग, सूर्य का बाहरी भाग कहते हैं क्रीट, या क्रीट ना ऑप्शन में दिया है तो इसी को कहते हैं भाई कोरोना। इसको ही कहते हैं साथियों कोरोना। कोरोना जैसे भी कोरोना महामारी थी, कोरोना का जो वेरिएंट था, जो वायरस था, वो कहीं न कहीं सूर्य के बाहरी आकृति जैसा दिखता था, बस उसी को मानकर WHO ने नाम दिया कोरोना। अर्थात कोरोना या क्रीट ये दोनों सूर्य के ही आकार हैं, सूर्य के बाहरी आकार को कहते हैं भाई, बाहरी भाग को कोरोना या क्रीट। एक क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी पूछा गया कि बताओ सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को साथियों कहते हैं, सूर्य के मध्य भाग को कहते हैं क्रोड। सूर्य के मध्य भाग को कहते हैं क्रोड। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ क्रोड किसको कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को क्रोड कहते हैं, बाहरी भाग को क्रीट या कोरोना कहते हैं। थोड़ी और चर्चा करना चाह रहे हैं इस पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं सूर्य से रिलेटेड। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सूर्य अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, साथियों ध्यान देंगे भाई, इसमें सूर्य पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, हम थोड़ी इस पे विशेष चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों देखेंगे, एक मिनट, सूर्य पृथ्वी से, सूर्य के बारे में थोड़ी डिस्क्राइब करते हैं इसके बारे में हम। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है साथियों, 109 गुना पृथ्वी से सूर्य 109 गुना बड़ा है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताएं सूर्य जो है पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, तो सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है साथियों। क्वेश्चन ऐसे भी देखे गए हैं सूर्य से कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो साथियों ध्यान देंगे, आपने एग्जाम दिया होगा या इस प्रकार के क्वेश्चन देखे होंगे, वहाँ ऑप्शन बड़ा सटीक देते हैं। जैसे आपको ऑप्शन में ऐसे भी मिल जाएगा 500 सेकेंड लगते हैं, 500 सेकेंड लगते हैं, इस टाइप से भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये दिया जाएगा सूर्य का प्रकाश 500 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंचता है, पृथ्वी पर पहुंचता 500 सेकंड। ऐसे भी ऑप्शन मिल जाएगा, हो सकता है आपको ऐसे मिल जाए 8 मिनट 20 सेकेंड, अर्थात 500 सेकेंड ही होगा। ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता 8 मिनट 18 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड। साथियों इस टाइप से आपको ऑप्शन मिल सकते हैं एग्जाम में के किसी भी, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें ये गलत है ये सही है, ये सारे सही हैं। डिपेंड करेगा आपके पेपर में जो ऑप्शन दिया जाए वो क्या दिया गया। अगर 500 सेकेंड दिया गया तो भी आंसर सही है, अगर 8 मिनट दिया गया तो 8 मिनट 20 सेकेंड तो भी आंसर सही है, 8 मिनट 18 सेकेंड है तो भी सही है, 8 मिनट 16 सेकेंड है तो भी सही है। आपको बस ध्यान ये देना, ऑप्शन में इस टाइप से अगर दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं आप 500 सेकेंड रट के ही जाएं, इस टाइप से भी आंसर हो सकते हैं पेपर में। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूर्य पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी कब होती है, और इस घटनाक्रम को कहते क्या हैं। ठीक है, तो साथियों हम देखेंगे इसी में, सूर्य
नोट डाउन कर लेना, जो भी छात्र नोट डाउन करना चाहें। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है भाई, आपसे पूछा जाए इस घटना को कहते क्या है, तो इस घटना को कहते हैं उपसौर। उपसौर कहते हैं। और ये घटनाक्रम कब होता है साथियों? तो उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को, अर्थात 3 जनवरी को वो स्थिति होती है या वो घटनाक्रम होता है जिस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे न्यूनतम दूरी होती है। और अगला देंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी, इस घटना को कहते हैं अपसौर। अपसौर, इस घटनाक्रम को कहते हैं अपसौर। ये होती है साथियों 4 जुलाई को। 4 जुलाई, ये घटनाक्रम होता है भाई 4 जुलाई को। क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये 4 जुलाई है, ध्यान देना। तो कभी पूछता है एग्जाम में उपसौर की घटना क्या है या कब होती है, अपसौर की घटना क्या है, कब होती है, तो आप बता लेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर, अधिकतम दूरी अपसौर कहलाती है। ठीक है साथियों। और सूर्य से देखो क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकते हैं कि सूर्य कर्क भूमध्य रेखा पर कब लंबवत होता है। देखिए साथियों, नए में देख रहे हैं, सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत कब होता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम एक सर्कल बनाएंगे, जैसे पृथ्वी के बीचों बीच रेखा को कहते हैं हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया कि बताएं सूर्य, जो सूर्य के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं आपसे, सूर्य इस भूमध्य रेखा पर कब लंबवत होता है, मतलब किस किस तारीख को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। तो देखेंगे साथियों, भूमध्य रेखा पर सूर्य 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। इसी कारण भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसी कारण भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। आपसे ऐसे भी पूछता है कि बताओ दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं, ऑप्शन में दिए जाएंगे भूमध्य रेखा, ये 23 ऊपर कर्क रेखा, हमारी कर्क रेखा, और ये 23.5 नीचे, ये हमारी है मकर रेखा, मकर रेखा। तो क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जाता है कि बताएं साथियों, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको कि दिन और रात जो बराबर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं। आर्कटिक व्रत ऑप्शन होगा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तो बता देंगे हम भूमध्य रेखा पर। साथियों एक बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देंगे, सूर्य यहाँ पर लंबवत होता है। तो आप देख रहे होंगे जैसे रसिया में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और इंडिया में भी ठंडी पड़ती है, अभी सर्दियों का सीजन चल रहा, सर्दियां हैं। तो इसका तात्पर्य है कि सूर्य प्रेजेंट टाइम जो होंगे वो मकर रेखा की तरफ होंगे, इसलिए हमारी स्थिति है कर्क रेखा पर और सूर्य यहाँ से काफ़ी दूर है। इस वजह से अपने इंडिया में जैसे सर्दी का अनुभव कर रहे हैं आप लोग, और इधर मकर रेखा की तरफ अभी गर्मियाँ होंगी। तो जब सूर्य वापस इधर आ जाएगा, वापस आएगा कब? 21 मार्च को। 21 मार्च को जब सूर्य भूमध्य रेखा पर वापस आएगा और फिर यही सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होगा, तब अपने यहाँ गर्मियाँ होती हैं। आप लोग जानते भी होंगे जून की तरफ गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। तो कारण यही है कि उस समय सूर्य हमारे कर्क रेखा की ओर होता है और कर्क रेखा इंडिया के शहरों से, राज्यों से गुजरती है। आपको मालूम होगा 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो भाई सूर्य की स्थिति अभी तो इधर है मकर रेखा की तरफ, जब इधर 21 जून को आएंगे तब अपने इधर गर्मियाँ पड़ेंगी। तो साथियों हम ध्यान देते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी एक पुटअप किया गया है कि बताएं पृथ्वी पर किस क्षेत्र को उपोष्ण, किस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी पर किस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं।
तो ध्यान देते हैं, इधर क्वेश्चन हमारा ये है, इसी में पूछ रहे हैं हम आपसे शुरू से ही कि पृथ्वी पर, इधर ऊपर लिखे दे रहे हैं साथियों, ध्यान देंगे कि पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय, पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र कौन सा है? पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? इस टाइप से पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो साथियों ध्यान देंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ऑप्शन में आपको ऐसे दिया जाएगा कि कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त का क्षेत्र जो होता है वो कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऑप्शन में ऐसे हो सकता है मकर रेखा से अंटार्कटिक क्षेत्र तक कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या ऑप्शन में ऐसे हो सकता है कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन दिए जाएंगे इस टाइप से आपको, और हमसे पूछा गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पूछा जाए तो वही क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो गर्मी उधर ही पड़ेगी जहाँ सूर्य रहेगा। ये आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के इधर ध्रुवों पर देखो, इधर बहुत ठंडी पड़ती है। तो भाई उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये क्षेत्र कर्क रेखा से जो हमारा ये मकर रेखा के बीच का ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस टाइप से भी क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लेते हैं, ऑप्शन में देते हैं। अच्छा, इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहीं से क्वेश्चन और है, क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि बताएं ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां सबसे कम ठंड पड़ती है। सबसे कम ठंड पड़ने का तात्पर्य है अर्थात उस महाद्वीप में गर्मी ज्यादा पड़ती होगी। तो क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा महाद्वीप जहां सबसे कम ठंड पड़ती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया। भाई कम ठंड पड़ने का मतलब है वहां पर भाई गर्मी ज्यादा पड़ रही होगी। तो बताएं साथियों कौन सा ऐसा महाद्वीप है। तो देखते हैं भाई, महाद्वीप वही महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। जिस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं अर्थात उस महाद्वीप में तीनों रेखाओं पर सूर्य लंबवत रहेगा। एक विशेष दिन 21 जून, 21 मार्च और 23 सितंबर को इधर रहता है, और उसके बाद 23 सितंबर के बाद इधर 23 सितंबर, ये 22 दिसंबर को लंबवत रहता है मकर रेखा पर। ठीक है साथियों, तो ऐसा महाद्वीप, एकमात्र महाद्वीप है साथियों, वो महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप वो महाद्वीप है साथियों जहां पर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसी कारण ये अफ्रीका महाद्वीप भाई सबसे कम ठंड यहाँ पड़ती है, अर्थात यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आप अफ्रीका के देश उठा के देख लीजिए, या आपने वीडियो में देखे होंगे देश, वहाँ के व्यक्ति देखे होंगे कम कपड़े पहने घूमते रहते हैं, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और काले थोड़े व्यक्ति होते हैं, कारण सूर्य वहाँ पर रहता है हर मौसम में, क्योंकि तीनों रेखाएं उधर गुजरती हैं। तो आंसर होगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाओं की बात हुई तो हम एक और बात बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, ध्यान देंगे। क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप किया गया है कि बताएं कि ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इनको नदियां 2 बार काटती हैं। इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं। जैसे क्वेश्चन आया है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताएं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताएं। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी बताएं साथियों। तो ये माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है, इसको बोलेंगे, ये नदी है माही नदी। माही नदी वो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन ऐसा भी देखा गया है कि बताओ भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को
दो बार काटने वाली नदी, तो दो बार काटने वाली नदी है, इसको बोलते हैं हम कांगो नदी। कांगो नदी ये नहीं होगा तो या जायरे नदी होगा, जायरे नदी। ऑप्शन देख लेना किस टाइप से दे रहा है, कांगो देगा नहीं तो जायरे देगा। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है मकर रेखा को इधर लिखे दे रहे हैं, मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी, तो इस नदी को कहते हैं साथियों लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी ये नदी है जो भाई मकर रेखा को दो बार काटती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके बने हैं और आगे आने वाले आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। बड़ा सटीक विश्लेषण हम बता रहे हैं। जो भी यूपी गवर्नमेंट के अभी एग्जाम होने को हैं या जीडी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, उसके लिए बहुत खास क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम चर्चा करें, देखो साथियों क्वेश्चन हमारा जो था उसके आसपास की जानकारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। कारण है कि वो क्वेश्चन आ चुका है तो उसके आसपास की जानकारी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। और भाई जो भी एग्ज़ाम अभी बचे हुए हैं, जिनका क्विक कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए ये क्विक रिवीजन बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है साथियों, देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में एक मरुस्थल पाया जाता है। बताएं अगर किसी को पता हो। हाँ सही, अफ्रीका महाद्वीप में एक मरुस्थल पाया जाता है जिसको बोलते हैं कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल बोलते हैं। कालाहारी मरुस्थल पेपर में ऐसे भी पूछ देता है कि बताएं कालाहारी मरुस्थल जो है वो किस महाद्वीप में है, तो आप बता देंगे अफ्रीका महाद्वीप में। कालाहारी मरुस्थल की अगर बात करें तो यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है साथियों। वो जनजाति कौन सी है बताएं कोई? हाँ, बुशमैन जनजाति। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति। ये पेपर में सीधा पूछा गया क्वेश्चन है कि बताएं बुशमैन जो जनजाति है, बुशमैन जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कालाहारी मरुस्थल में ही पाई जाती है साथियों। अच्छा, बुशमैन जनजाति की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बना है कि बताएं ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीमक को चावल के रूप में खाती है। दीमक को चावल के रूप में खाती है। ये जनजातियां हैं, ये इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, वही विशेषताएं ही इनको कहीं जनजातियों की श्रेणी में भी रखती है। तो अगर हम बात करें बुशमैन जनजाति की तो यही वो जनजाति है जो दीमक को चावल के रूप में खाती है। चावल के रूप में खाती है ये जनजाति, मतलब इस जनजाति के लोग जो हैं वो दीमक को चावल के रूप में, भोजन के रूप में खाते हैं। कालाहारी मरुस्थल में रहती है जनजाति बुशमैन जनजाति। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो काफ़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। हमारा जो टॉपिक है सूर, हम उसी पे आते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, जिसको नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ बात कर रहे थे हम साथियों सूर की, तो आपको मालूम होना सूर जो है, सूर एक तारा है। सूर एक तारा है। अगर आपसे पूछे सूर क्या है तो ये ग्रह नहीं, एक तारा है जिसमें कभी कभी पूछता है इसमें ऊर्जा, जो सूर की जो एनर्जी है, ऊर्जा कैसे है। क्वेश्चन पूछा इसमें ऊर्जा किस प्रकार है। तो अगर आपसे पूछे ऊर्जा किस प्रकार की, तो इसमें बोलेंगे नाभिकीय संलयन से इसमें ऊर्जा है। नाभिकीय संलयन नाभिकीय संलयन की वजह से इसमें ऊर्जा है। और नाभिकीय संलयन किसका है साथियों? तो हाइड्रोजन और हीलियम का। हाइड्रोजन और हीलियम का हाइड्रोजन जिसमें है 71%। हाइड्रोजन अगर आपसे पूछे तो बता देंगे 71% है। और कई बुक्स में हीलियम की बात करें तो किसी में 26% लिखा है, किसी में 29% लिखा है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन, वो हीलियम जो हमारी है वो 26% समथिंग हमारे इसमें पाई जाती है सूर में। और बस इन्हीं की संलयन क्रिया के आधार पे ही सूर में एनर्जी है। ऊर्जा का मतलब अगर आपसे पूछ रहा है कि इसमें बनती, तो हाइड्रोजन जलता है, हीलियम जलता है, तब ये बनती है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन, इसको ही हम कहते हैं भविष्य का ईंधन।
क्वेश्चन पूछा जाता है, बताएं भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन कहते हैं साथियों हाइड्रोजन को, जो अपनी पृथ्वी पर भी काफ़ी है, काफ़ी समुद्र हैं और तो उनमें पानी है, पानी जहाँ होगा वहाँ हाइड्रोजन होगा, आमतौर पे बात है। अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य से एक क्वेश्चन और बनता है साथियों कि बताएं पृथ्वी से सूर्य की औसतम दूरी कितनी है? नोट डाउन कर लें, सूर्य लिखेंगे, सूर्य और पृथ्वी, एक सेकेंड, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी। क्वेश्चन पुटअप ऐसे करेगा साथियों, देख औसत दूरी कितनी है, क्वेश्चन पूछ सकता औसत दूरी कितनी है, औसत दूरी। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है न्यूनतम दूरी कितनी है, न्यूनतम दूरी कितनी है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों अधिकतम दूरी कितनी है, अधिकतम दूरी कितनी है, अधिकतम दूरी कितनी है। तो साथियों अगर औसत दूरी की बात करें तो 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर है औसत दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसतन दूरी जो है वो 15 करोड़ है। अगर न्यूनतम दूरी की बात करें साथियों तो इसमें हम लगा देंगे 14.8 करोड़ किलोमीटर, ये आपकी न्यूनतम दूरी होगी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है अधिकतम दूरी, तो बता देंगे अधिकतम दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर, ये अधिकतम दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, जिनको आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, ऑप्शन देख के आपको कर लेना कि कितनी दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम पूछी गई है या न्यूनतम पूछी गई है। ठीक है साथियों।